आप देख रहे हैं हमारा खास शो जिसमें बात होगी खास तौर से लंग कैंसर की। लंग कैंसर से जुड़े आपके सभी सवालों का जवाब देंगे हमारे शो वॉइस फॉर लंग्स में डॉक्टर मनीष सिंघल, सीनियर कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट। डॉक्टर सिंघल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर सिंघल, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपका जो अनुभव है कैंसर के मामलों में डील करने को खास तौर से, वो क्या रहा है, कितना रहा है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? ऑफ कोर्स ये बात उस तरह से इम्पॉर्टेंट है कि हम किस तरह के इंसिडेंसेस कैंसर के देख रहे हैं। क्या कैंसर में के इंसिडेंस में बढ़ोतरी हो रही है, क्या हम ज़्यादा कैंसर केसेस देख रहे हैं, और कैंसर किस तरह से चेंज हो रहा है। मैं कैंसर को पिछले 20 साल से डील कर रहा हूँ। डॉक्टर सिंघल, अगर एक्सपर्टीज़ की बात करें, कौन से कैंसर्स के मामले आप ज़्यादातर देखते हैं? देखिए, मैं जनरली सॉलिड ऑर्गन कैंसर्स में डील करता हूँ, तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है, फॉलोड बाय लंग कैंसर, एंड फिर हेड एंड नेक कैंसर्स, क्योंकि मुंह के कैंसर्स हमारे यहाँ तंबाकू खाया जाता है, स्मोक से ज़्यादा खाया जाता है, तो हेड एंड नेक कैंसर्स, एंड फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स। ये कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है। औरतों में ओवेरियन कैंसर्स और सर्विक्स कैंसर भी काफ़ी कॉमन है, तो वो भी कैंसर केसेस में काफ़ी देखता हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि लंग कैंसर की स्पेसिफिकली। डॉक्टर सिंघल, लंग कैंसर के मामले भारत में इतनी तेजी से बढ़ने का सबसे बड़ा कारण आप क्या देखते हैं? इसमें एक अच्छी बात है और एक थोड़ी ख़राब बात है। अच्छी बात यह है कि स्मोकिंग का इंसिडेंस ओवरऑल स्थिर हो गया, बढ़ नहीं रहा है। तो स्मोक्ड रिलेटेड लंग कैंसर का इंसिडेंट स्थिर हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। लेकिन नेवर स्मोकर्स का इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब उसका असर अब कम हो गया है, एक 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 स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस पे पहुंच गया है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है, नेवर स्मोकर मीन्स जिन्होंने कभी स्मोकिंग की नहीं। कुछ समय पहले हम समझते थे कि लंग कैंसर सिर्फ स्मोकर्स में होता है, नेवर स्मोकर्स में लंग कैंसर हो ही नहीं सकता। ये बेसिक कंसेप्ट था कि हमने तो कभी स्मोकिंग की नहीं, तो हमें कैसे लंग कैंसर हो गया। नेवर स्मोकर यानी जिन्होंने कभी धूम्रपान का उपयोग किया ही नहीं है, उनमें कैंसर, लंग कैंसर का इंसिडेंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की, क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले द यूनिकनेस ऑफ लंग कैंसर इन साउथ ईस्ट एशिया, इसके ऊपर एक पेपर पब्लिश हुआ था टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से, लैंसेट ऑन्कोलॉजी के अंदर। और वो पेपर मैं समझता हूँ कि हाईलाइट होना चाहिए। इसके ऊपर थोड़ी सी बात हुई थी मीडिया में, प्रिंट मीडिया में बात हुई थी, बट बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन मार्क उठ जाता है हमारी पॉलिसीज़, हेल्थ पॉलिसीज़, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ को लेकर। नेवर स्मोकर इंसिडेंस इज़ राइजिंग इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो लोग कभी धूम्रपान नहीं करते हैं, उसका कैंसर का इंसिडेंस, लंग कैंसर का इंसिडेंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ तक कि तकरीबन 40% से 50% पेशेंट्स लंग कैंसर के अब जिनकी कोई स्मोकिंग हिस्ट्री नहीं है, वो लोग हैं। और ये इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कॉमन है, और हमें मालूम है कि एयर पोल्यूशन कैन लीड टू लंग कैंसर। नॉट ओनली लंग कैंसर, उसके अलावा भी बहुत सारे कैंसर्स कॉज कर सकता है एयर पोल्यूशन। बट एयर पोल्यूशन पे कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि एक ऐसी प्रॉब्लम बन गई है जिसका शायद किसी के पास कोई हल ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो कौन से कैंसर्स हैं, अगर हम बात करें लंग कैंसर्स के साथ में, जो दूसरे ऑर्गन्स भी प्रभावित हो सकते हैं अगर आप प्रदूषण के चलते इसकी चपेट में आते हैं? देखिए, हम कहते हैं स्मोकिंग कैन लीड टू 7 डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स जो कि डायरेक्टली लिंक्ड हैं। वो सारे के सारे कैंसर्स एयर पोल्यूशन से भी हो सकते हैं। यानी कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, किडनी कैंसर हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है, ब्लैडर कैंसर, पेशाब की थैली के कैंसर, और इसोफेगस, स्टमक कैंसर्स, पैनक्रियाटिक कैंसर्स। तो मतलब लिस्ट इज़ क्वाइट लॉन्ग, काफ़ी लंबी लिस्ट है। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ये एयर पोल्यूशन की वजह से ये सब कैंसर हो गए। काफ़ी बार पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ बाहर का भी नहीं खाया, मैं तो बड़ा सात्विक जीवन व्यतीत करता हूँ, स्मोकिंग तो दूर दूर तक की कोई बात ही नहीं है, एक्सरसाइज भी करता हूँ, फिर भी कैंसर हो गया, कैसे हो गया? तो मैंने बोला, भाई कैसे नहीं हो गया, आप पढ़ते नहीं हो क्या अखबार? एयर पोल्यूशन तो है ही ना, उसको तो आप नलीफाई कर ही नहीं सकते कुछ भी करके, बाहर तो जाना ही है। डॉक्टर सिंघल, एक चीज़ देखी है कि अगर मैं बहुत एक्सेस में स्मोक कर रही हूँ या अल्कोहल कंज्यूम कर रही हूँ, तो एक वक्त के बाद अगर मुझे थोड़े बहुत सिम्टम्स दिखते हैं तो मेरे मन में एक बार ये डर आ सकता है, आई माइट गेट दिस डिसीज़।
लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अगर कोई ये कहता है कि इसने जीवन में कभी स्मोक नहीं की है, अल्कोहल कंज्यूम नहीं किया, और फिर अचानक से कुछ उसको सिम्टम्स होते हैं, तो वो लंबे वक्त तक ये समझ नहीं पाता कि इस तरफ भी उसको जाना चाहिए। सो व्हाट आर दोज इनिशियल सिम्टम्स जिसको आप किसी भी कीमत पे मिस नहीं कर सकते हैं, और उनको देख करके फिर आपको इस जांच के लिए जाना चाहिए? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है, लेकिन इसका आंसर भी बड़ा ही अहम है। कैंसर का कोई एक सिम्टम नहीं होता कि ये सिम्टम है तो भी कैंसर है। मैं आपको बड़ा सिंपल सा एक उदाहरण देता हूँ। सिर में दर्द तो होता है सबको। अब सिर में दर्द का कारण तो स्ट्रेस भी हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है आईसाइट चेंज हो गई हो सकता है ब्रेन ट्यूमर हो। अब हर एक ब्रेन हेडेक को अगर हम एमआरआई लिखने लग जाएंगे तो एमआरआई की दुकान के आगे इतनी लंबी लाइन लग जाएगी, शायद साल में नंबर आएगा। तो जिसका नंबर आना चाहिए, यानी ब्रेन ट्यूमर वाले का तो नंबर ही नहीं आएगा शायद। सो लंग कैंसर के भी सिम्टम्स काफ़ी ओवरलैपिंग है। सांस फूलना, आपको लग रहा है सांस फूल रही है, पहले नहीं फूलती थी, मैं पहले 3-4 मंजिल आराम से चढ़ जाता था, कुछ अजीब सा हो रहा है, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट सिम्टम है। खांसी रह रही है, ठीक नहीं हो रही है, महीना हो गया, भाई एक्सरे तो करा लो, सीटी मत कराओ, कुछ तो कराओ। कोई भी ऐसा सिम्टम जो लंबे समय तक चल रहा है जो आपको नहीं था, वजन कम होना शुरू हो गया है, वेट लॉस हो रहा है, मैं कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ वेट लॉस करने के लिए, मेरी डाइट ठीक है, मेरा सब कुछ ठीक है, और थोड़ी सी खांसी भी रह रही है, यस दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिम्टम। भूख कम लगने लग गई है, वेट लॉस हो रहा है, और छाती में कोई दर्द हो रहा है, कैन बी अ सिम्टम हो गया। ये सारे सिम्टम्स टीबी के भी हो सकते हैं, हो सकता है ये कार्डियक प्रॉब्लम हो, लेकिन इट वारंट्स इन्वेस्टिगेशन, यानी कि इस पे जांच पड़ताल होनी चाहिए, रूट कॉज एनालिसिस होना चाहिए। अगर रूट कॉज एनालिसिस नहीं हो रहा तो आप अपने सिम्टम्स को मिस कर रहे हो। अभी येस्टरडे, कल ही कोई एक पेशेंट आए जिनको सिर्फ वेट लॉस की हिस्ट्री थी, और वजन कम हो रहा था, और थोड़ी वीकनेस हो रही थी, भूख कम हो गई, सिर्फ 5 किलो वजन कम हो। 5 किलो अपने आप में एक बड़ी बात है, इट इज़ ऑलमोस्ट, अगर कोई 50 किलो का तो 10% वेट लॉस हो गया। एक्सरे कराया, उसमें कुछ पैसा लगा, फिजिशियन ने बोला यार ये इन्फेक्शन होगा, एंटीबायोटिक का कोर्स गया, ठीक नहीं हुआ, सीटी कराया, स्टेज 1 लंग कैंसर में पकड़ा गया। दैट मीन्स दे कुड इन्वेस्टिगेट ऑन टाइम, and the patient was a smoker? नहीं, patient never smoker, or previous smoker, maybe 20-30 years back, maybe in young life. So कहने का मतलब फिजिशियन, मैं ऐसे में एक फिजिशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कोई भी आदमी ये नहीं सोचेगा मुझे कैंसर है मैं ऑन्कोलॉजिस्ट के पास चला जाऊँगा, पहले फिजिशियन के पास जाएगा। तो फिजिशियन का दायित्व बनता है कि वो उसको रूट कॉज एनालिसिस करके रफा दफा ना करे, रफा दफा ना करे, उसको इन्वेस्टिगेट करे, रूट कॉज एनालिसिस करने की कोशिश करे। तो ये मैसेज जनरल पब्लिक से ज़्यादा ये फिजिशियंस जो ग्राउंड पे काम करते हैं, जो उनके लिए ज़्यादा है। डॉक्टर सिंगर, इसके प्रोलिफरेशन का विंडो क्या है? जैसे कि अगर स्टार्ट हुए हैं सिम्टम्स, किसी को फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज पर, थर्ड स्टेज पर जो जाने का विंडो है, स्पीड ऑफ इसका प्रोलिफरेशन है, वो क्या रहता है? देखिए, सब पेशेंट्स के लिए डिफरेंट होता है। अच्छा, ऐसा कोई एक मोटा मोटी जो आप लोगों ने एक कोई नहीं, ऐसा कोई नोबडी कैन टेल। अगर कोई बता रहा है तो गलत बता रहा है। ओके, ये तो 100% कोई, किसी पेशेंट का कैंसर थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है, किसी का बहुत रैपिड हो सकता है। भाई आपको डे 1 पे बोलता है कि मुझे तो सिम्टम 2 हफ्ते पहले शुरू हुए हैं, 3 हफ्ते पहले शुरू हुए हैं, और मैंने स्कैन कराया तो ये स्टेज 4 में था। तो क्या प्रोलिफरेशन बोलोगे? सिम्टम ही नहीं था, स्टेज 4 में आया। ये पेशेंट स्टेज 1 में आ गया। सो कोई प्रोलिफरेशन नहीं है। एक गाड़ी है पानीपत में 3:30 बजे खड़ी हुई है, क्या स्पीड है उसकी? कैन बी एनीथिंग। चंडीगढ़ में 9 बजे पहुंच गई, तो अब आप स्पीड बता सकते हो। दैट मीन्स यू नीड 2 टाइम पॉइंट्स। आपको 2 टाइम पॉइंट चाहिए बताने के लिए कि इसकी स्पीड क्या है। काफ़ी बार पेशेंट आते हैं, कहते हैं सर हम ना थोड़ा दिन आयुर्वेदिक कुछ ट्राई करना चाहते हैं, हमारे पास कितना टाइम है? मैंने आई कैन नॉट टेल यू टाइम, मैं कैसे बताऊँ टाइम कि ये कितने दिन में बढ़ जाएगा। बढ़ने को 3 दिन में भी बढ़ सकता है, बढ़ने को ना बढ़े तो शायद 3 महीने में भी ना बढ़े। तो कैंसर का कोई ऐसा लिखित स्पीड नहीं है, हर एक पेशेंट की स्पीड अलग अलग हो सकती है। देयर आर बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स जो स्पीड को डिसाइड करते हैं। उसकी बायोलॉजी कैसी है, उसमें म्यूटेशंस कौन सी हैं, और उसकी तासीर कैसी है। एडिनोकार्सिनोमा की तासीर अलग होगी, स्मॉल सेल कार्सिनोमा लंग की तासीर अलग होगी, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की तासीर अलग होगी, और इंडिविजुअल्स के अंदर भी कुछ ऐसे पैरामीटर्स हो। आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, आपकी हेल्थ कैसी है, आपको और कोई कोमॉर्बिडिटीज़ तो नहीं है, आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है। सब चीज़ें डिसाइड करती हैं कि क्या स्पीड हो सकती है। इसकी कोई प्रेडिक्शन नहीं है। अगर किसी को ये बीमारी है, लंग कैंसर है, ट्रिगर पॉइंट क्या रहता है इसमें? क्या कुछ ऐसा भी है जो अगर इस बीमारी के
दौरान इंसान को डाइट के लिहाज से या फिर दूसरी चीज़ों के एक्सपोजर के लिहाज से जो ट्रिगर के तौर पर काम कर सकता है? देखिए, ट्रिगर, मेन ट्रिगर तो यही है, क्रॉनिक इरिटेशन। तंबाकू खा रहे हैं, रोज़ थोड़ा सा छिल रहा है, रोज़ कुछ कुछ हो रहा है, क्रॉनिक इरिटेशन हो रही है। दांत है, टेढ़ा लगा हुआ है, छिलता है, रोज़ कट जाता है और सालों तक ऐसे ही चल रहा है, इट कैन लीड टू कैंसर। ये कैंसर का कारण बन सकता है। आप मिर्च बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, एसिडिटी हो रही है, गैस्ट्राइटिस हो जा रही है, रोज़ बैठे यार गैस्ट्राइटिस है, ऑफिस में बैठे हैं, कभी सिरप पी लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ भी नहीं किया, कभी खाना नहीं खाया, क्रॉनिक इरिटेशन है। कोई भी क्रॉनिक इरिटेशन कैंसर का कारण बनती है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अब गॉल ब्लैडर में स्टोन है, इरिटेट कर रहा है ना गॉल ब्लैडर को, स्टोन है, रगड़ रहा है वहाँ पर, गॉल ब्लैडर कैंसर का कारण। तो कोई स्मोक है, एयर पोल्यूशन, इससे क्रॉनिक इरिटेशन, एक दिन में कैंसर नहीं होने वाला एयर पोल्यूशन। आप लंबे समय तक एयर पोल्यूशन में हो आपको क्रॉनिक इरिटेशन, थोड़ी खांसी होती है, पोल्यूशन बढ़ जाता है, खांसी होने लग गई, क्रॉनिक इरिटेशन है। तो समझ आओ क्रॉनिक इरिटेशन ही स्टार्टिंग पॉइंट है। वेरी इंपॉर्टेंट। सो एंडोक्रीन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर वगैरह में क्रॉनिक इरिटेशन है, उसमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस है। बाकी जो कारण है वो है कि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप ऊट पटांग खा रहे हो, आप क्रॉनिक इरिटेशन, अल्कोहल ले रहे हो, अल्कोहल भी तो क्रॉनिक इरिटेशन ही है ना। exactly. आप मीट पी के देखो, पता चल जल रहा है। सो एनी क्रॉनिक इरिटेशन, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठे हुए हैं, पेट, मोटापा। मोटापा अपने आप में कैंसर का कारण है, उसमें वो एंजाइम ज़्यादा है, तो दैट मीन्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना। एब्सोल्युटली। सो हो सकता है उसकी जेनेटिक मटेरियल ऐसा है कि उसने 20 सिगरेट रोज पी और आपको कैंसर नहीं हुआ, फिर भी दैट यू कैन नॉट नो, वो आपको नहीं पता चलता, क्योंकि हमें जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं इसको। सोसाइटी में इतनी जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, आपको एक ड्रग से एलर्जी, आप उनको नहीं है, हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? सो एवरी बॉडी प्रोसेसेस द एजेंट, एक अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं हम हर एक चीज़ को। Exactly. हम थोड़ा सा खाते हैं हम तो मोटे हो जाते हैं, हम थोड़ा सा ये तो इतना खाता है ये बिल्कुल पतला है, तो डिफरेंस है ना। There is a way your body reacts, your system and the this is immunity very complex. reacts to it. इसका कोई इजी सोल्यूशन नहीं है कि यार मेरे को होगा ही नहीं होगा, क्या मैं अपना कुछ टेस्ट करा लूँ, ऐसा नहीं है। अभी वो टेस्ट नहीं बने कमर्शियल मार्केट में कि आप टेस्ट करा लो कि आपको कैंसर होगा कि नहीं होगा, ऐसे टेस्ट नहीं अवेलेबल। या आपकी जेनेटिक मटेरियल कैसी है, जल्दी कैंसर होने वाली है या नहीं है, ऐसे कमर्शियली अवेलेबल टेस्ट नहीं है, बट ये रिसर्च के मुद्दे हैं। और बट जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी एक्सप्लेन करता है। बट द ब्लड टेस्ट डॉक्टर सिंघल जो बताते हैं कि मार्कर्स आपकी बॉडी में कहीं से भी कोई आने वाले वक्त में कैंसर के चांस है या नहीं, जो मार्कर्स हैं जो जनरली लोग करवाते हैं साल में एक बार, ऐसे कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये सब थोड़ा सा कमर्शियल धक्का है इन सब चीज़ों को। ऐसी कोई ऐसा मैंडेट नहीं है गाइडलाइंस में कि ये सब मार्कर करा के आप कैंसर स्क्रीनिंग कर सकते हो। सिर्फ कुछ ही मार्कर हैं जिसको PSA टेस्ट करते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एंटीजन, जो सिर्फ प्रोस्टेट कैंसर के लिए जो मेल्स में होता है। बाकी और कोई ऐसे मार्कर नहीं है जो आप रूटीन कराते रहो तो आपको पता चल जाए। कुछ मिथ्स है डॉक्टर सिंघल जिसे लेकर के अक्सर हमारी सोसाइटी में बात होती है, लोग समझ नहीं पाते हैं, तो हम उस पर चाहेंगे आपसे बात करना रैपिड फायर की तरह। सबसे पहली मिथ, सिर्फ स्मोकर्स को लंग कैंसर होता है। ज़्यादातर लोगों का ये मानना है, और ये उस देश में लोगों का मानना है जहाँ सबसे ज़्यादा टबैको कंजम्पशन है। क्या कहेंगे इस पर आप? रॉन्ग। कैंसर कैन अकर टू एनीबडी, किसी को भी हो सकता है, नेवर स्मोकर को भी हो सकता है, ये बात हम थोड़ी देर पहले कर ही चुके हैं। ई सिगरेट्स आजकल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लो टार या लाइट सिगरेट्स, और उनको लगता है दे आर वेरी सेफ, उससे कुछ ऐसा नहीं हो सकता है, इस पर क्या कहेंगे आप? नथिंग इज सेफ, कुछ भी सेफ नहीं है। हाँ, एक्सपोजर, कार्सिनोजेनिक एक्सपोजर थोड़ा सा कम हो सकता है, कैंसर कॉजिंग एजेंट का एक्सपोजर कम हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ई सिगरेट सेफ है। और लो टार सिगरेट तो सिर्फ बेचने का तरीका है। कई साल पहले कोई आदमी स्मोक करता था, अब उसने छोड़ दिया, क्या वो पूरी तरह से सेफ जोन में चला गया है? गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल है। जितने साल आपने स्मोक किया है उतने साल लगेंगे रिस्क को नलीफाई होने में। अगर 20 साल किया तो 20 साल लगेंगे, बट ये बात मान लीजिए कि आप उसी हवा में रह रहे हैं जिसमें बाकी लोग रह रहे हैं, जिसमें नेवर स्मोकर्स को कैंसर होता है, तो आपका वो बेस लाइन रिस्क तो हमेशा से हाई रहेगा ही रहेगा। तो ये मत कहिएगा कि मैं तो 20 साल पहले छोड़ चुका, 20 साल पी थी, 20 साल छोड़ दिया और फिर भी लंग कैंसर हो गया, ये कैसे हो गया? भाई एयर पोल्यूशन तो, एयर तो सेम ही है ना। एग्जैक्टली। अक्सर ये माना जाता है कि एक तय उम्र के बाद ये बीमारी आपको अपनी जद में लेती है, लंग कैंसर एक एज के बाद, मे बी इन योर लेट 40s 50s यू गेट द सिम्टम्स।
ये कितना सही? कोई एज नहीं है। अब हम कैंसर्स 20 साल से ऊपर की उम्र में भी देख रहे हैं, लंग कैंसर भी, क्योंकि पैदा होने से ही आप एक ऐसी इन्वायरमेंट में, वातावरण में रह रहे हैं जो कैंसर को बढ़ावा देता है। थैंक यू डॉक्टर सिंघल, आप स्टूडियो में आए और आपने लंग कैंसर से जुड़े तमाम सवालों का जवाब दिया। बहुत फ़ायदा हुआ होगा इससे हमारे ऑडियंस को। और आपको कैसा लगा ये शो आप बताइएगा। देखते रहिए वॉइस फॉर लंग्स ऐसे और सवालों के जवाबों के लिए।